ओके क्लास, आज बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी. In this lecture we will talk about the important factor of globalization. So first of all that we need to take a definition of globalization. What is globalization? क्या है ये globalization या वैश्वीकरण किसे कहते हैं? Globalization is the process of rapid integration or interconnection between countries. तो ग्लोबलाइजेशन जैसे मैंने आपको बताया था, पूरी दुनिया एक गांव की तरह एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती है, ये ग्लोबलाइजेशन होता है. तो आज आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके यार रिश्तेदार कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे दूर दूर देशों में बसे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो उनके साथ कनेक्टेड हैं. उनकी फ़ोन पे बातें होती हैं, उनके यहाँ वो सामान भेजते हैं, वहाँ से सामान यहाँ आता है. तो ये जो आज का समय है, इसमें आप कह सकते हो कि दूरियाँ जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रही हैं. आज लोग कनेक्टेड हैं चाहे बीच में कितनी ही दूरी हो, क्योंकि आज नया ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है. तो इसकी वजह से दूर की जो जगह है वो भी आज पास आ चुकी हैं. यही ग्लोबलाइजेशन है. इकोनॉमिक्स में ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है मार्केट का लिंक हो जाना. तो यहाँ पर MNCs आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस. मल्टीनेशनल कंपनीज आपने कल देखा था कि यहाँ पर वो क्या रोल प्ले कर रही हैं. इस दुनिया में जो बिजनेस हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, वो मल्टीनेशनल कंपनीज की वजह से ज़्यादा कनेक्ट कर रहा है मार्केट को. मोर एंड मोर गुड एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज. और इसकी वजह से सामान एक देश से दूसरे देश में आ जा रहा है, सर्विसेज दी जा रही है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हो रहा है. तो ये जो है ग्लोबलाइजेशन के अंदर आता है. फैक्टर दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन. वो फैक्टर्स क्या क्या है? सबसे पहला फैक्टर है rapid improvement in technology has been on a major factor that has stimulated the globalization process. टेक्नोलॉजी के बिना आप ग्लोबलाइजेशन को सोच भी नहीं सकते. चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे मोबाइल हो, कुछ भी जो भी आपको कनेक्ट करता है वो टेक्नोलॉजी है. For instance, past 50 years have been several improvement in transportation technology. और एग्जाम्पल के तौर पे ट्रांसपोर्टेशन आपके सामने है. 50 सालों में काफ़ी चेंजेस यहाँ पर आया है. Even more remarkable have been the development of information and communication technology. और इसके साथ साथ यहाँ पर IT और कम्युनिकेशन, इनमें भी टेक्नोलॉजिकल काफ़ी एडवांसमेंट हुआ है. Technologies in the areas of telecommunication, computer, internet have been changing rapidly. और ये changes होता जा रहा है. कंप्यूटर्स के मामले में, इंटरनेट के मामले में अब और ज़्यादा स्पीड है, और ज़्यादा हाई-फाई सिस्टम्स आ चुके हैं. लोग और ज़्यादा बेटरली कनेक्ट हो रहे हैं. वीडियो कॉल आप देख सकते हो जो पहले नहीं थी. तो ये सारी चीज़ें जो हैं टेक्नोलॉजी की वजह से है, और ये टेक्नोलॉजी जो है एक बहुत बड़ा कारण है ग्लोबलाइजेशन को लाने का. लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी. तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं लिबरलाइजेशन की. लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड का मतलब है कि विदेशी व्यापार को आज़ादी देना, लिबरल कर देना. और दूसरा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी. तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का मतलब क्या है? विदेशों से अपने देश में पैसा लगवाना. तो हर देश जो भी डेवलपिंग कंट्री है, भारत जैसा देश है, वो यही चाहता है कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी कंपनियां या मल्टीनेशनल कंपनियां आएँ, और उनके आने से यहाँ पर पैसा आएगा, और उस पैसे से फिर क्या होगा? देश की हालत सुधरेगी, नौकरियां निकलेगी. तो हर कंट्री चाहता है कि उसके यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो. लेकिन अभी शुरू करते हैं एक छोटी सी हिस्टोरिकल घटना या एक कहानी आप कह सकते हैं इसको, कि 1990 के पहले का जो भारत था उसमें ऐसा नहीं था. कोई लिबरलाइजेशन नहीं था, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ के लिए सरकार कोशिश नहीं करती थी, क्योंकि आज़ादी के बाद भारत में एक सिस्टम बनाया गया था सोशलिज्म इकोनॉमी का. तो सोशलिज्म इकोनॉमी में क्या होता है यहाँ पर कि जितना भी प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादातर सरकार के हाथ में होता है, क्योंकि भारत एक
गुलामी से निकला था, पैसों के मामले में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो सरकार नहीं चाहती थी यहाँ पे ऐसी इकोनॉमी आए जो पैसे के ऊपर बेस्ड हो जैसे अमेरिका की है। तो सरकार की कोशिश थी कि हर प्रोडक्शन जो हो हर लोगों तक पहुँचे, इसके लिए प्रोडक्शन जो है सरकार के हाथों में होना चाहिए। तो भारत में बैंक सरकारी थे, एयरलाइन सरकारी थी, बिजली सरकारी बनती थी, पानी सरकारी था। इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ डिपार्टमेंट ऐसे थे जो सरकारी थे। तो विदेशी या प्राइवेट कंपनीज ना के बराबर थी। लेकिन इसका असर ये हुआ कि 1990 तक आते आते भारत पर विदेशी जो कर्जा था बहुत ज़्यादा बढ़ गया। भारत की इकोनॉमी पूरी तरह से चरमरा गई थी, लोग बिल्कुल बेहाल थे। पैसों के मामले में देश जो था कंगाली के रास्ते पे आ चुका था। तब यहाँ पर नरसिम्हा राव की सरकार ने 1991 के बाद भारत में विदेशी और प्राइवेट कंपनियों के लिए रास्ते खोल दिए। तो रास्ते खोलने के बाद क्या हुआ, आपने देखा कि आपके घरों में केबल आ चुका है, मोबाइल के कनेक्शन है, और जितने भी बैंक्स आप प्राइवेट देखते हो, इसके अलावा एयरलाइन प्राइवेट है, बसेस प्राइवेट चलती हैं, अभी रेलवे को प्राइवेट किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन होने के कारण विदेशी पैसा भारत में आया, भारत का जो कर्जा था वो कम हुआ, नौकरियाँ निकली, इकोनॉमी सुधरी। तो ये जो है इसका असर रहा। तो अब बात करते हैं लिबरलाइजेशन में क्या क्या है। टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर। इट इज कॉल्ड अ बैरियर बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शन हैज बीन सेट अप। तो 1990 से पहले भारत में क्या होता था, कोई भी विदेशी सामान अगर आता था तो उस पर टैक्स लगाया जाता था, और जिसकी वजह से वो टैक्स इतना ज़्यादा होता था कि वो प्रोडक्ट काफ़ी महंगा हो जाता था। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आज बात करें तो जो भारत में लग्जरी आइटम्स हैं उन पे अभी भी टैक्स लगाया जाता है। जैसे अगर आप बाहर से एक फरारी खरीद के लाओगे तो जितनी कीमत फरारी की है लगभग उतना ही उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसा पहले हर चीज़ के साथ होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो भी डेली नीडेड के आइटम है, कपड़े हैं, फ्रूट्स हैं, विदेशी जो बाहर से आते हैं, या बाहर से आने वाला अनाज है, या बाहर से जो भी कंपनियां अपने यहाँ पर दवाइयाँ वगैरह बेचती हैं, तो उन पर अब टैक्स लगभग ना के बराबर रह गया है। तो यहाँ पर क्या हो गया है, लिबरलाइजेशन हो गया है। ट्रेड बैरियर यानी एक रुकावट किस लिए लगाई जाती थी, ताकि भारत का सामान बिके, विदेशी ना बिके। क्योंकि क्या होता था, विदेशी कंपनियां कई बार इंडिया के प्रोडक्ट से भी सस्ते प्रोडक्ट ले आती थी, जैसे चाइना। तो अगर वो प्रोडक्ट इंडिया में आएगा तो वो बिकेगा, और भारत का जो प्रोडक्ट है वो नहीं बिकेगा। तो इसके लिए सरकार क्या लगाती है, टैक्स लगाती है, जिसे बैरियर कहा जाता है। जिस टैक्स की वजह से विदेशी प्रोडक्ट जो है वो महंगा हो जाता है और भारत का प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है, तो वो बिकता है। तो ये ट्रेड बैरियर यहाँ पे लगाया जाता है सरकारों की तरफ से, ताकि उनके यहाँ का प्रोडक्शन जो है वो इन्फ्लुएंस अफेक्ट ना हो इसकी वजह से। The government can use trade barrier to increase or decrease foreign trade and to decide what kind of good and how much of each should come into country. तो ट्रेड बैरियर की वजह से विदेशियों में या फिर जो भी प्रोडक्ट होते हैं बाहर से आने वाले, सरकार उनके ऊपर एक नियंत्रण रखती है। ये कंट्रोल ऐसा होता है कि वो उसको बढ़ा सकती है, घटा भी सकती है। अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो वो टैक्स को ज़्यादा कर देगी, जिससे लोकल प्रोडक्ट बिकेगा, विदेशी प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, कम बिकेगा। अगर प्रोडक्शन जो भारत का है वो उस मामले में इतना अच्छा नहीं है तो वो फिर उसके टैक्स को हटा देगी। तो जैसे कई बार क्या होता है, सरकार प्याज या फिर कोई अनाज होता है, शुगर है, ये चीज़ें इंपोर्ट करती है ताकि हमारे यहाँ पर जो महंगाई है वो कंट्रोल में रह सके। तब यहाँ पर टैक्स को कम कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। The Indian government after independence has put barrier to foreign investment and this was considered necessary to protect the producer within the country. तो ये जो भारत में आज़ादी के बाद टैक्स बैरियर लगाए गए थे, इनकी पीछे कारण क्या था कि जो भारत के प्रोड्यूसर हैं उनको बचाया जा सके, जो भारत का सामान बनाने वाला है वो कंपटीशन से बच सके।
बैरियर टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रिमूव टू अ लार्ज एक्सटेंट। लेकिन आज समय उल्टा हो चुका है, भारत में इन्वेस्टमेंट जो खोला गया विदेशी कंपनियों का, उसके लिए भारत को ट्रेड बैरियर को हटाना पड़ा। This meant that good could be imported and exported easily, and also foreign companies could set up factories and offices here. Removing barrier or restriction set up by government is what is known a liberalization. तो ट्रेड बैरियर को हटा देना लिबरलाइजेशन कहलाता है, याद रखना इसको। The government imposes much less restriction than before and it said to be more liberal। तो इस तरह से रिस्ट्रिक्शन हटाकर सरकारें अपने आप को लिबरल बनाती हैं ताकि विदेशी या फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा वो अट्रैक्ट कर सके। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो दुनिया भर का ट्रेड है इसको कंट्रोल करने का काम, या फिर ये जो ट्रेड बैरियर हटाए गए हैं, इसके पीछे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का रोल इंपॉर्टेंट रहा है। क्यों देशों ने लिबरलाइज होकर ट्रेड बैरियर हटाए, क्यों ऐसा किया गया, तो इसके पीछे बहुत बड़ी एक बहस हो सकती है, लेकिन अभी उस पर हम नहीं जाएंगे। अभी सिर्फ चैप्टर वाइज अगर बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करता है यहाँ पर। We have seen that the liberalization of foreign trade and investment in India was supported by some very powerful international organizations. These organizations say that all barrier to foreign trade and investment that are harmful, there should be no barrier। तो कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रही हैं जिन्होंने हमेशा से ही ट्रेड बैरियर का विरोध किया है, और उन्होंने कहा है कि इंडिया जैसे देशों में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन हु एम टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लिबरलाइजेशन में विश्वास रखती है। Though WTO supposed to allow free trade for all, in practice it is seen that developed countries have unfairly retained trade barrier। हालांकि WTO यहाँ पे दिखाई देता है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज के फायदे की बात कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली ये डेवलप कंट्रीज को फायदा पहुंचाता है, अमेरिका जैसे देश, क्योंकि अमेरिका का होल्ड काफ़ी है WTO पे। तो अब आप देखोगे कि भारत में लगभग हर कंपनी, हर प्रोडक्ट जो होगा वो अमेरिकन प्रोडक्ट की कंपनी कोई ना कोई मिलेगी। जैसे रेस्टोरेंट में KFC है, या इसके अलावा गाड़ियों में अगर आप बात करें तो फोर्ड है जो भारत में आई थी। इसके अलावा अमेरिका से आने वाले एरोप्लेन्स, अमेरिका से आने वाली दवाइयाँ, तो हर जगह पर अमेरिका ने अपनी कंपनीज को सेटअप कर रखा है। अफ्रीका, एशिया, तो कोका कोला से लेकर पेप्सी तक हर जगह अमेरिकन ब्रांड छाए हुए हैं। तो इसका रीज़न यही था, अमेरिका जैसे देशों को फायदा पहुंचाना, ताकि ट्रेड बैरियर उनको नुकसान ना पहुंचा सके। अगर ट्रेड बैरियर होता तो अमेरिकन कंपनीज इतनी तगड़ी पोजीशन हासिल नहीं कर पाती। आज आप देखोगे पेप्सी का, KFC का, या कोका कोला का, या फिर फोर्ड का, या फिर बड़ी बड़ी जो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनीज हैं, उनका जो टर्नओवर है वो हमारे देश की इनकम से कहीं ज़्यादा है। वो इसी वजह से पॉसिबल हो पाया है क्योंकि अफ्रीका और एशिया या इंडिया जैसे देशों ने काफ़ी अच्छी मार्केट उनके लिए तैयार की है, और इस मार्केट में उनका प्रोडक्ट हाथों हाथ बिकता है। तो WTO को कहा जाता है कि एक तरह से भेदभाव करता है डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज के बीच में। On the other hand, WTO rules have forced the developing countries to remove the trade barrier। तो यहाँ पर क्या होता है, अमेरिका जैसे देश जो इनडायरेक्टली ट्रेड बैरियर लगाते हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज भारत जैसे देश, उनसे कहा जाता है कि आप ट्रेड बैरियर को हटाओ। तो विदेशी प्रोडक्ट आने से क्या होगा, भारत के अपने जो प्रोड्यूसर है, भारत का जो अपना प्रोडक्ट बनाने वाला है वो खतरे में है। तो आज आप बहुत सारी चीजें देखोगे चाइना ने ओवरटेक कर रखा है, प्लास्टिक पूरा छा चुका है। तो भारत के जो बैटरी बनाने वाले थे, भारत के जो खिलौने बनाने वाले थे लकड़ी से, मिट्टी से, या जो भारत की लोकल हैंडीक्राफ्ट था, वो बिल्कुल ना के बराबर रह चुका है। तो इसका असर भारत की लोकल जो इंडस्ट्री है उस पर पड़ा है विदेशी चीजों के आने से। This is end of lecture. In next lecture we will talk about the effect of foreign trade or globalization or countries especially like India. Okay.